हेलो एंड वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान के अंदर कार्य पुस्तिका, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक के कार्यपत्रक 48 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्यपत्रक 49 से लेकर के 50 तक सभी कार्यपत्रक की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। यदि आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। बात करते हैं कार्यपत्रक 49 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन इससे होने वाला है। पहला प्रश्न देखो, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ये पिछले साल भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। संभावना है दोबारा पूछ ले। टिहरी बांध गंगा नदी पर बना हुआ है। प्रश्न नंबर 2 है, अमृता देवी राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था के पीछे का उद्देश्य क्या है? ये बताओ। क्यों दे रही है भारत सरकार? भारत सरकार ने जीव संरक्षण हेतु, ये है मेन, इस पुरस्कार की व्यवस्था की है। जो लोग जीव का संरक्षण करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। चिपको आंदोलन से हमें क्या शिक्षा मिली भाई? चिपको आंदोलन से हमें शिक्षा मिली कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धि ही प्रभावित नहीं होती, केवल वनों का ही नुकसान नहीं होता, जबकि मृदा की गुणवत्ता एवं जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें स्थानीय लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। अगर हम स्थानीय लोगों का सपोर्ट लें तो वनों के अंदर विकास होगा, साथ ही वनों के अंदर वृद्धि भी होगी। प्रश्न नंबर 4, मिदनापुर के आराबाड़ी वन क्षेत्र के कायाकल्प पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मतलब ये कहानी है आपकी किताब के अंदर, वहाँ पर कहानी नहीं, वास्तविक है वैसे तो। इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर वनों के अंदर लगातार गिरावट देखी गई थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने और स्थानीय प्रशासन ने, दोनों ने मिल करके वहाँ का कायाकल्प कर दिया। देखो कैसे। मिदनापुर में स्थानीय लोगों की सहमति और सक्रिय भागीदारी, उन्होंने भाग भी लिया था इसमें। 1983 तक आराबाड़ी का साल वन है वो समृद्ध हो गया तथा पहले जो बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ रुपए आंका गया था। इतना उसको समृद्ध कर दिया था। प्रश्न नंबर 5 देखो आप, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? इसका जवाब आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो क्योंकि यह प्लास्टिक है, ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, मतलब अपघटित नहीं होता, जिसे जलाने पर विषैली गैस उत्पन्न होती है और इसका पुनर्चक्रण भी नहीं किया जा सकता, इसलिए यह हानिकारक है। पर्यावरण में पड़ा रहता है और लगातार प्रदूषण करता रहता है। प्रश्न नंबर 6, घरेलू उपयोग हेतु जल संग्रहण व प्रबंधन के लिए पारंपरिक जल स्रोतों के नाम लिखो। तो पहले के लोग पानी को इकट्ठा रखने के लिए खादिन, ताल, नाडी राजस्थान के अंदर, कुल्ह, तालाब, एरिस आदि का प्रयोग किया करते थे। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख प्रणेता का नाम क्या है? बताओ। मेघा पाटकर। प्रश्न नंबर 8, किस सूक्ष्म जीव द्वारा गंगा का जल प्रदूषित होना बताया जा रहा है? कोलीफॉर्म नामक एक जीवाणु है, वो उसको प्रदूषित करता है। अच्छा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो आपको आते भी होंगे, तो कमेंट में आप ये लिखें कि आपको इनमें से कार्यपत्रक 49 में से कितने % पहले से ही आते थे और कार्यपत्रक 50 में से कितने % पहले से ही आते थे। ठीक है, कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से, मैं आप सभी के कमेंट देखना चाहता हूँ आज। सामाजिक वानिकी की परिभाषा लिखो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, वन संरक्षण के लिए, उत्तर हो जाएगा इसका, वन संरक्षण के लिए जनता का सहयोग हेतु एक अभिनव योजना प्रारंभ की गई जिसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। मतलब समाज की सहायता से वनों का उद्धार करना और संरक्षण करना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है अपना, हरित गृह प्रभाव क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर क्लास में आ ही जाता है ये किताब के लास्ट में। देखो, हरित गृह प्रभाव क्या है? CO2 गैस वातावरण की अवरक्त किरणों को पहली बात तो अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी का ताप में निरंतर वृद्धि होती रहती है, और इसी को हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार से कार्यपत्रक 49 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कार्यपत्रक 50 की, जो कि इसी चैप्टर नंबर 16 से होने वाला प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन ही करेंगे हम इसमें भी। प्रश्न नंबर 1 का, नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भाई गंगा से जुड़ा हुआ है, गंगा की सफाई और इससे ही होगा। तो वनों का संरक्षण तो है नहीं, पेट्रोलियम का भी नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 6, प्रदूषण संरक्षण व गंगा नदी का संरक्षण, इससे उसका संबंध है, उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 2 है, पर्यावरण को बचाने में 5R का उल्लेख कीजिए। 5R सिद्धांत है जिसका उपयोग करके हम पर्यावरण को और बेहतर बना सकते हैं।
पहले आर का मतलब कम उपयोग, मतलब रिड्यूस। सेकंड आर इनकार, रिफ्यूज। थर्ड आर रीपर्पज, पुनः प्रयोजन। फोर्थ है पुनः चक्रण, रिसाइकिल। फिफ्थ है पुनः उपयोग, रीयूज। तो इनको आप इस सीक्वेंस में याद रख लें, बेहतर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, हमें प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों कहा जाता है आपको बार बार कि विवेकपूर्ण ढंग से इसका उपयोग करो? तो इसके रीज़न ये है, उत्तर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये प्रकृति में बहुत सीमित है। कौन? प्राकृतिक संसाधन। और ये संसाधन वर्तमान और भावी पीढ़ी दोनों के लिए उपलब्ध रहें, इसलिए इनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा कि पर्यावरण का मित्र बनने के लिए अपनी जीवन शैली की चर्चा कीजिए। पर्यावरण का मित्र बनने के लिए हम 5 आर सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता न होने पर स्विच को बंद कर दें ताकि बिजली बचेगी, और बिजली बचेगी तो वो सीधा सीधा पर्यावरण को ही बचाएगी। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, टपकते नल की मरम्मत करें जिससे कि पानी की बचत होगी। बल्ब के स्थान पर CFL LED का उपयोग करें जिससे दोबारा पुनः बिजली की बचत होगी। 5वां हम बोलेंगे, स्वयं के वाहन के स्थान पर बस में यात्रा करें। ठीक है, इससे पेट्रोल बचेगा। और छठा ऑप्शन अपने पास में है, खाद्य पदार्थों को व्यर्थ न होने दें। ये मैंने यहाँ पर 6 लिख दिए हैं, अगर आपके दिमाग में कुछ और हैं तो आप ज़्यादा भी लिख करके आ सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, चैप्टर ऐसा ही है। आपकी मन की भावना को जानना चाहता है एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन दे करके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, स्टेक होल्डर कितने रूप में मौजूद होते हैं, संक्षेप में बताइए। तो अपनी बुक में है ना, NCERT में यहाँ पर 4 प्रकार के स्टेक होल्डर दे रखे हैं। कितने प्रकार के? 4 टाइप के। तो यहाँ छोटी सी जगह थी, मैंने आगे इनको बताया है आपको। ये देखो, पहले आप शॉर्टकट में लिखे होंगे, मैं अंडरलाइन कर दूंगा, तो लिखना है आपको, वन के अंदर व इसके निकट रहने वाले लोग। पहले तो ये हो गई, क्यों है ये उनके ऊपर निर्भर? देखो, अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर रहते हैं इसलिए। दूसरा आप लिख दोगे, सरकार का वन विभाग, जिनके पास वनों का स्वामित्व है तथा वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। तीसरा, उद्योगपति, जो तेंदुपत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए आदि उत्पाद बनाने के लिए करते हैं, परंतु वे वनों के किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते। एक वन से मिला तब तक तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरे में चले जाएंगे। और क्या है, चौथे नंबर पे आता है, वन्य जीवन व प्रकृति प्रेमी। ये हैं दावेदार, स्टेक होल्डर, जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं, मतलब जैसी प्रकृति है उसी वैसा का वैसा ही उसको रखना चाहते हैं। तो ये दावेदार हैं 4 प्रकार के। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, वृक्षों से होने वाले लाभ लिखिए। अब वृक्षों से होने वाले लाभ की लिस्ट बड़ी लंबी है साहब, लेकिन फिर भी हम यहाँ थोड़े बहुत लिख रहे हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं वन, और वृक्ष है वो वन्य जीवों को आवास भी प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें औषधि प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें फल फूल सब्जियां प्रदान करते हैं। वृक्षों से हमें प्राणवायु मिलती है। वृक्षों से इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी मिलती है। वृक्षों से हमें तेंदुपत्ती भी मिलती है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ, और इसके साथ में आज आपको बधाई हो, आपकी जो वर्कबुक है, कार्यपत्रक है, वो आज कंप्लीट होता है, कक्षा 10 विज्ञान का होता है। अब ध्यान से सुनो 1-2 बात मेरी। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, उसी पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और इस वीडियो को लाइक करके और नीचे कमेंट करेंगे, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।